माना है ना। तो इसीलिए बाबा जी ने ये प्रश्न उठाया कि शब्द प्रमाण होगा या शब्द को धारक वाहक करने वाला, क्योंकि मानव ही शब्दों का धारक वाहक है, इसलिए धारक वाहक ही प्रमाण होना चाहिए। दूसरा, जो आप्त वाक्य प्रमाण होंगे, जैसे वेदों में जो लिखे गए हैं आप्त वाक्य, वो प्रमाण होंगे, या आप्त वाक्यों को जो उद्गार, उसका जो उनको जो व्याख्या करता है, समझाता है, या उसका स्पष्टीकरण देता है, या जो उनको उद्घाटित करता है, वो प्रमाणित होगा, वो प्रमाण होगा। ये बात उन्होंने कही है, क्योंकि The content of the Vedas. हाँ, वेद, कंटेंट ऑफ द वेदास, उसमें कुछ आप्त वाक्य माने गए हैं ना, जैसे है? जैसे एक आप्त वाक्य यही है ना कि तत्वमसि, ऐसा एक तत्वमसि करके, या प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐसा एक आप्त वाक्य है ना। तो मूल रूप से चार जो हैं वो आप्त वाक्य माने गए हैं। तो बाबा जी उसमें प्रश्न कर रहे हैं कि आप्त वाक्य प्रमाण होंगे या जो आप्त वाक्यों को उद्घाटित करेगा वो प्रमाण होगा। तो उत्तर तो यही आता है कि आप्त वाक्य को जो उद्घाटित करेगा वही प्रमाण होगा, है ना। यानी यदि वो आप्त वाक्य उसके जीने में प्रमाणित नहीं होते हैं तो आप्त वाक्य भी प्रमाणित नहीं होंगे। किताबों में लिखे रहने से थोड़ी कुछ होता है। फिर इसी तरीके से ये शास्त्र प्रमाण होगा कि प्रणेता प्रमाण होगा, है ना। तो जो शास्त्रों को लिखने वाला है वही प्रमाण कहलाएगा ना। तो अभी जिनको हम लोग परंपरा में शास्त्र को प्रमाण मानते हैं, तो इसके ऊपर बाबा जी का काफी विस्तार से उत्तर जो है उन्होंने उसमें दिया है कर्म दर्शन में। तो कल मैं उसको शेयर कर दूंगा आपके उसमें, आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा जो बाबा जी ने बोला है ना। और उसके बाद फिर हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो मैं अभी आज व्हाट्सएप पे ये जो तीनों प्रकार के जो प्रमाण हैं, इसको लेके बाबा जी ने जो कहा है वो वाला आपके उसमें शेयर कर दूंगा। मैंने एक बार जो प्रश्न मुक्ति अभियान में डाला था, प्रश्न मुक्ति अभियान में मैंने ये प्रमाण वाला पूरा पोर्शन उसमें डाला हुआ था, लेकिन मैं आज व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, है। तो देख लीजिए। आप्त शब्द का अर्थ क्या है, तो आप्त शब्द का अर्थ है जो व्यक्ति अनुभव संपन्न है, जो जागृति संपन्न व्यक्ति है ना, उसी को आप कहते हैं। आप्त वचन भी उसी को कहते हैं। आप्त का वैसे शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बाबा जी ने तो जो परिभाषा दी है आप्त पुरुष की, वो लिखा है ज्ञान विवेक विज्ञान सहज बोध कराने वाला, है ना। ज्ञान विवेक विज्ञान सहज सत्य बोध कराने वाला, उसको कह रहे हैं आप्त पुरुष। आप्त वचन का मतलब है सत्य बोध होने वाला वाक्य, ऐसा वाक्य जो सत्य बोध हो जाए वो आप्त वचन है ना। और आप्त कामना का मतलब है मानवीयता, अति मानवीयता या पूर्ण जीवनीय क्रम में से के लिए जो तीव्र इच्छा है ना, वो आप्त कामना है। इस तरीके से आप्त शब्द को डिफाइन किया है। आप्त हम लोग जो है जो दर्शनकार लोग हैं उनको आप्त पुरुष मानते हैं। जो भी जिन्होंने दर्शन लिखे हैं ना, तो भारतीय सनातन परंपरा में उनको आप्त पुरुष माना गया है। ठीक है ना। जी भैया।
तो उसी पे प्रश्न है ना बाबा जी का कि किसको प्रमाण माना जाएगा। आपके शब्द भैया मैंने डिक्शनरी में खोजा, दूसरी डिक्शनरी में, हाँ तो उसमें मिला हुआ, प्राप्त या कुशल ऐसा लिखा है। विशेषण है ये, आप्तिक विशेषण है, एडजेक्टिव। हाँ, वो तो हो गया जो आपने जो पढ़ा ना, जी वो तो हो गया जो चालू भाषा शाब्दिक का शब्द है, जी शाब्दिक अर्थ। चालू भाषा में है, तो अपन कह रहे हैं। लेकिन जो वैदिक परंपरा में उसका जो अर्थ है वो जो अनुभव संपन्न लोग हैं, जो दर्शनकार हैं, है ना, जिन्होंने कुछ स्मृतियां लिखी हैं, वो सब आप्त पुरुष है, ऐसा है। तो इसीलिए इसमें ये जो प्रश्न आया ना, जिसको बाबा जी ने लिखा है, अभी जो इन्होंने पढ़ के भी सुनाया, आप्त वाक्य प्रमाण होगा या आप्त वाक्य का उद्गाता प्रमाण होगा। मतलब जैसे जो कुछ कहा गया है वो प्रमाण है, या जिसने कहा है वो प्रमाण है, उसके जीने में आता है तब वो प्रमाण है। फिर बाबा जी ने ये भी प्रश्न उठाया है, जब उसको उसका जो व्याख्या किया है ना, उसमें उन्होंने कहा कि जो आप्त पुरुष है उनके आचरण में जो उन्होंने बोला है वो उनके आचरण में दिखता नहीं है ना। तो इसके आधार पे संदेह उठता है। और जो शास्त्रों के बारे में ये भी प्रश्न उठता है कि शास्त्रों में विरोधाभासी बातें कही गई हैं, इसीलिए तो मतभेद है सारे। तो इसीलिए इसलिए भी ये प्रश्न उठा कि जो जिनको हम लोग शास्त्र मानते हैं उन शास्त्रों में बहुत सारे मतभेद हैं, बहुत सारी विरोधाभासी बातें जो हैं वो कही गई हैं। इसीलिए प्रमाण किसको माना जाए, शास्त्र को माने, आप्त को माने या शब्द को माने। ठीक है, इस पे फिर बात करते हैं ना। तो हम लोग कल वाले इस पे आ जाते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे उत्पादन का जो सीधा संबंध जो है वो विनिमय कार्य, स्वास्थ्य संयम कार्य, शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा, उत्पादन कार्य और संरक्षण से है। इन पांचों की एक सूत्रता उत्पादन के लिए अनिवार्य है। यही व्यवस्था का आद्यांत कार्यक्रम है। मूल्य विहीन संबंध नहीं है और संबंध विहीन व्यवस्था एवं व्यवहार नहीं है। उत्पादन के संबंध निर्वाह में जो न्यूनताएं हैं वही लाभोत्पादक वाणिज्य के जन्म का कारण है। यह उस समय तक रहेगा जब तक कि उत्पादन संबंध का निर्वाह एक सूत्रता पूर्ण ना हो जाए। इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद अगला जो पैरा है, विनिमय के अर्थ में वाणिज्य चरितार्थ होता है, ना कि सुविधा संग्रह के अर्थ। तो अभी जो सारा विनिमय है जिसको हम लोग वाणिज्य कार्य कह रहे हैं वो सारा सुविधा संग्रह के अर्थ में। तो कह रहे हैं बाबा जी के वाणिज्य कार्य जो है विनिमय के अर्थ में चरितार्थ होता है, सुविधा संग्रह के अर्थ में नहीं होता है ना। तो विनिमय उत्पादन की सहायक प्रक्रिया है। उत्पादन के साथ विनिमय जो है सहायक क्रिया के रूप में है, क्योंकि यदि उत्पादन हो गया और जिन लोगों के लिए आवश्यक है उन तक विनिमय नहीं हुआ, तो इसलिए उत्पादन के साथ विनिमय जो है वो सहायक क्रिया है। संग्रहवादी वाणिज्य उत्पादन में सहायक सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि उत्पादन में अनेक विघ्नों का निर्माण किया है। यही पद्धति
उत्पादन में असंतुलन का कारण सिद्ध हुई। इसका साक्ष्य उत्पादन में विमनता, उदासीनता, साथ ही संग्रह सुविधा प्रवृत्ति में व्यवस्था भी है। फिर आगे लिखा है कि उत्पादन का सुगमता पूर्वक वांछित वस्तु या सेवा में परिवर्तित होना विनिमय की चरितार्थता है। तो जो आवश्यकता से अधिक उत्पादन है उसका सुगमता पूर्वक वांछित वस्तु या सेवा में परिवर्तित होना ही विनिमय की चरितार्थता है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि यदि विनिमय विधि से सभी परिवार जो है आपस में उत्पादन कार्य को नियोजित करते हैं, उस स्थिति में समृद्धि जो है सहज सुलभ होती है। और समृद्धि यदि सुलभ होती है तो जो उत्पादन है वो सुगमता पूर्वक जो है वांछित वस्तु जो हमको चाहिए है और वह सेवा में परिवर्तित होने के रूप में चरितार्थ होता है। लाभ मूलक वाणिज्य प्रक्रिया और उसके विपरीत स्थिति का निर्माण करती है। और जो लाभ मूलक जो वाणिज्य प्रक्रिया है वो वांछित वस्तु और सेवा के विपरीत स्थितियों को निर्मित करती है। यही सत्यता मानव को श्रम विनिमय सिद्धांत को सुलभ बनाने के लिए बाध्य करती है। और इसीलिए वो कह रहे हैं मानव जाति श्रम विनिमय पद्धति को सुलभ बनाने के लिए बाध्य है, क्योंकि जो अभी जो वाणिज्य है उससे वांछित वस्तु यानी जिसको हम लोग समाधान, समृद्धि, अभय से करें, और जो सेवा है जो मूल्यों के अर्थ में भी है और निर्वाह के अर्थ में, उसमें परिवर्तित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सभी लोग जो है सुविधा संग्रह में फंस गए उस अर्थ में। तो वो कह रहे हैं कि यदि इससे मुक्त होता है कि उत्पादन विनिमय जो है ना लाभ की कामना से या लाभ की आसक्ति से मुक्त होता है, लाभ की मानसिकता से मुक्त होता है, उस स्थिति में मुक्ति के लिए जो विधि होगी वो श्रम विनिमय पद्धति हो सकती है, क्योंकि उसमें वांछित वस्तु और सेवा में परिवर्तित नहीं हुआ। यानी जिसको हम लोग सरल भाषा में कहें तो मानव ने जो कुछ भी उत्पादन किया उसकी मूल अपेक्षा ये थी समाधान, समृद्धि को पाना, और तीसरी अपेक्षा थी कि समाज में अभय स्थापित हो जाए, क्योंकि भविष्य में कोई आपदा आएगी और यदि हम आवश्यकता से अधिक उत्पादन करके उसका हमारे पास समृद्धि के रूप में उसका कोष होगा तो उस स्थिति में समाज भयभीत नहीं होगा। लेकिन ये सब हुआ नहीं, क्योंकि लाभ मानसिकता के कारण से ये हुआ नहीं। पहली बात तो समाधान आया नहीं, क्योंकि लाभ और शोषण जो है उसके कारण से वो अपराध में चला गया, इसलिए सारी उत्पादन प्रणालियों में आपराधिक प्रवृत्तियां आ गई। दूसरी बात है कि क्योंकि लाभ के कारण से सुविधा संग्रह की प्रवृत्ति बनी, तो सुविधा संग्रह की प्रवृत्ति बनने के कारण से जो समृद्धि है वो प्रमाणित नहीं हुई। तो समृद्धि का मतलब होता है कि जो आवश्यकता से अधिक है ना, उसका भाव हो जाना, और जो आवश्यकता से अधिक है उसका विनिमय जो है वो सदुपयोगता विधि से समाज में सुनिश्चित हो जाना। उसी से वांछित वस्तु की उपलब्धि होती है, जिसको हम लोग समाधान, समृद्धि, अभय सहस्थित कह रहे हैं। और क्योंकि ये हुआ नहीं है, मतलब मानव उत्पादन से जो कुछ चाहता था वो उसको मिला नहीं, अभय मिला नहीं, समृद्धि मिली नहीं, समाधान मिला नहीं, है ना। तो इसके कारण से मानव जो है इनको पाएगा ही, इसको पाने के लिए प्रयास करेगा। इसी प्रयास को वो कह रहे हैं कि ये बाध्यता है, और वो कह रहे हैं कि श्रम विनिमय पद्धति से इसकी सुलभता हो सकती है। फिर कहा कि लाभाकांक्षी व्यापार पद्धति शुद्धतः विनिमय सिद्ध नहीं हुई है, क्योंकि इस पद्धति और प्रक्रिया में धन का पूंजीकरण और वस्तुओं का भंडारीकरण प्रत्यक्ष हुआ है। उसमें लाभ का प्रच्छन्न रूप ही शोषण और उसका प्रत्यक्ष रूप पूंजी एवं वस्तुओं का भंडार है। जीवन व्यवहार के लिए भी शुद्ध विनिमय कामना है, यह आदान प्रदान के रूप में द्रष्टव्य होता है। तो जीवन व्यवहार के लिए भी शुद्ध रूप से विनिमय की कामना, जैसे परिवार में जो व्यवहार का निर्वाह होता है ना,
वो विनिमय यानी आदान प्रदान के रूप में ही होता है, भंडारण के रूप में नहीं होता, सुविधा संग्रह के रूप में नहीं होता है, पूंजीकरण के रूप में नहीं होता है। वस्तुओं को इकट्ठा जोड़ लेने से व्यवहार निर्वाह नहीं होता है ना। तो वस्तुओं के आदान प्रदान से ही व्यवहार का निर्वाह होता है। मानव जीवन में आदान प्रदान क्रिया का अभाव नहीं है, और ये जो आदान प्रदान पूर्वक ही मानव का संपूर्ण व्यवहार है, इसलिए मानव में आदान प्रदान क्रिया का अभाव नहीं है, वह इसके लिए बाध्य है। समस्याग्रस्त जीवन मानव की वांछा, वांछित उपलब्धि या वांछित घटना नहीं है। अस्तु, इसका समाधानात्मक विकल्प केवल श्रम विनिमय पद्धति का अनुसरण है। उत्पादन की भागीदारी के लिए श्रम नियोजन आवश्यक है। श्रम नियोजन पूर्वक ही मानव समृद्ध होता है। मानव में श्रम निपुणता, कुशलता, पांडित्य के रूप में समझदारी होना ही ज्ञातव्य है, जो चैतन्य क्रिया का अधिकार है। इसी अधिकार बस जड़ प्रकृति की यांत्रिकता में वह परिमार्जन परिणाम प्रदान करता है। फलतः उपयोगिता एवं सुंदरता प्रत्यक्ष होती है। चैतन्य क्रिया की यही क्षमता परिवारगत आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन एवं समृद्धि को प्रकट करती है। चैतन्य जीवन ही अमर है। शरीर का जन्म और मृत्यु घटना है। इस तथ्य को जानने वाला भी चैतन्य इकाई ही है। मानव में श्रम मूल्य भी चैतन्य क्रिया ही है। मानव में श्रम का मूल रूप भी चैतन्य क्रिया ही है, क्योंकि चैतन्य में यदि इच्छा नहीं होगी तो मानव शरीर के माध्यम से जो है श्रम नहीं कर सकता। तो मूल रूप से जो शरीर से मानव श्रम करता है, उसमें जो चैतन्य शक्तियां हैं, जिनको आशा विचार इच्छा कह रहे हैं, वो लगती हैं। तभी इसीलिए लिखा है कि मानव में श्रम का मूल रूप चैतन्य क्रिया ही है। इस चैतन्य क्रिया में जो संवेदनशीलता एवं संज्ञानशील क्षमता है, वही स्थापित मूल्यों का वहन, शिष्ट मूल्यों का प्रकटन तथा उत्पादित वस्तु मूल्यों का मूल्यांकन करता है और प्रमाणित होना पाया जाता है। सामाजिक जीवन में उत्पादन, उपभोग एवं विनिमय अविभाज्य अंग है। यही तथ्य एक सूत्रता, तारतम्यता, अनन्यता और एकात्मकता को स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। यही स्थापना शुद्धतः व्यवस्था है। तो मानव का जो सामाजिक जीवन है, उसमें उत्पादन है। उत्पादन के बाद जो उत्पादन के माध्यम से शरीर और परिवारगत आवश्यकताओं को पूरा करना है, जिसको उपभोग कह रहे हैं, एवं विनिमय है। विनिमय का मतलब है जो भी उत्पादित वस्तु है उसका आदान प्रदान प्रक्रिया है, जो लाभ हानि मुक्त आदान प्रदान प्रक्रिया है। क्योंकि विनिमय के रूप में ही, जो इसको अपन व्यवहार निर्वाह कहते हैं, व्यवहार का निर्वाह विनिमय रूप में ही होता है। तो विनिमय मूल रूप से परिवारों की परस्परता में ही होता है ना। परिवार के अंदर विनिमय नहीं होता है, परिवारों की परस्परता में विनिमय होता है, जो व्यवस्था के अर्थ में रहता है। तो इन तीनों को कह रहे हैं कि सामाजिक जीवन के लिए इन तीनों की अविभाज्य, ये तीनों ही सामाजिक जीवन में अविभाज्य अंग हैं। यही तथ्य जीवन में एक सूत्रता, तारतम्यता, अनन्यता एवं एकात्मकता को स्थापित करता है। यानी तीनों की एक सूत्रता या अविभाज्यता के कारण से ही जो सामाजिक जीवन है, यानी परिवारों की परस्परता में एक सूत्रता, तारतम्यता, अनन्यता, क्योंकि जब हम वस्तु का आदान प्रदान करते हैं आपस में व्यवहार निर्वाह के लिए, तो अनन्यता आती है और एकात्मकता आती है। हम अपने को एक महसूस करते हैं ना, वो उसको स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। यही शुद्धतः व्यवस्था है। अभी इसमें कुछ चर्चा का मुद्दा है क्या? भैया, इसी अधिकारवश जड़ प्रकृति की यांत्रिकता में वह परिमार्जन, यहाँ पर परिमार्जन लिखा है, तो जड़ में परिवर्तन नहीं आएगा क्या?
हाँ, परिवर्तन परिवर्तन सब ज्यादा ठीक है, appropriate है परिवर्तन सब। लेकिन जब अपन ये उपयोगिता और सुंदरता मूल्य की बात करते हैं ना, तो उपयोगिता मूल्य और सुंदरता मूल्य तो जीवन में ही रहता है, उस अर्थ में परिमार्जन होता है, उसका प्रमाणीकरण होता है, उसका प्रत्यक्षीकरण जो है वो जड़ प्रकृति में होता है। ठीक है। और कोई मुद्दा? नहीं। भैया ये जो श्रम का यहाँ पे लिखा हुआ था कि श्रम का मूल रूप भी चैतन्य क्रिया है, तो अब इसमें लाभ की दृष्टि से भी आदमी श्रम करता है और एक जो सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, उत्पादन करने के लिए भी श्रम करता है, तो दोनों ही दृष्टि से अगर श्रम कर रहा है तो उसमें चैतन्य क्रिया का कौन सा पक्ष ज्यादा देख सकते हो, उसमें किस तरीके से उसको? हेलो, एक मिनट। इसमें तो केवल इतना ही लिखा है ना कि जो श्रम श्रम जो है ना वो चैतन्य क्रिया ही करता है, नहीं तो लिखा। मानव में श्रम का मूल स्वरूप चैतन्य क्रिया ही है, इतना ही तो लिखा है बस। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि श्रम जो आदमी करता है वो चैतन्य क्रिया का ही रूप में करता है, मतलब शरीर के रूप में नहीं देखा उसको, चैतन्य क्रिया के रूप में देखा श्रम को। हाँ, मतलब यदि आशा विचार इच्छा का नियोजन होता ना, वो यदि यदि अभी भी देखते हैं ना, मानव में यदि इच्छा नहीं है तो वो श्रम नहीं करता। इसलिए श्रम करना है या नहीं करना ये जीवन का स्वत्व है ना। फिर आपका प्रश्न है कि दोनों जगह दोनों में श्रम करता है। जी, मेरा ये प्रश्न है कि क्रिया के रूप में जैसे अभी हम श्रम कर रहे हैं तो मन की स्थिति के हिसाब से कर रहे हैं, अगर जैसे जागृत मानव है वो श्रम करता है तो क्या वो बुद्धि या मतलब उसके स्थिति कुछ परिवर्तन होता है क्या? श्रम तो ठीक है, शरीर से ही करेगा, लेकिन उसका ओरिजिनेशन जो है वो कहीं डिफरेंट लेवल से होगा क्या? उस समय जो श्रम है उसमें विश्राम रहेगा। अच्छा, जैसे हाँ अभी हाँ क्या है हाँ ना, जैसे हम हमारी जो वांछित वस्तु नहीं है, जिस वांछा से हम लोग श्रम करते हैं, यदि उसकी उपलब्धि नहीं है तो श्रम ज्यादा लगता है और उससे थकान भी आती है, क्षोभ भी पैदा होता है, क्षोभ पैदा होता है ना उससे। अभी मानव जाति जो है वो क्षुब्ध है। इस क्षुब्धता को हम लोगों ने व्यवहार दर्शन में पढ़ा था ना। शरीर क्षुब्धता, हृदय क्षुब्धता, प्राण क्षुब्धता, मन क्षुब्धता, वृत्ति क्षुब्धता। तो अभी हर स्तर पे अंतर विरोध है, इसलिए ज्यादा श्रम लगता है और जो वांछित वस्तु है वो मिलती नहीं। इसी श्रम से मुक्ति के लिए ही तो जो है समाधान पूर्वक जो है श्रम से मुक्ति, उसी को विश्राम करें। जो मानव चेतना है, जिसको अपन मानवीयता कह रहे हैं, वो श्रम का विश्राम है। मतलब जीने में अभी बहुत श्रम है ना, अभी जीने में बहुत सारा श्रम है, क्योंकि हर जगह आशंका है ना। जैसे जी शरीर को लेके आशंका है, हम जो भी कुछ मेहनत करके कमा के जो भी कुछ खाने पीने का वस्तु जुटाते हैं, उस सब में संदिग्धता है ना। फिर हम कुछ पढ़ने लिखने के बाद हमको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना, उसमें भी जो है आशंकाएं बनी रहती।
हम जो कुछ भी खा पी रहे हैं उससे हम स्वस्थ रहेंगे नहीं रहेंगे, वो आशंका बनी ही रहती है ना। तो इसलिए श्रम का विश्राम नहीं है। जो जागृत मानव परंपरा है उसमें श्रम का एहसास ही नहीं है, मतलब सहजता से सब चीजें होती चली जाएंगी और बाकी सब चीजें सुलभ रहेंगी, है ना। जी 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 इसीलिए उसमें श्रम नहीं है। जी भैया जी, विश्राम की स्थिति में ही श्रम हो जाता है मतलब वो। हाँ, जी जी मतलब जैसे उत्पादन में अभी बहुत सारा श्रम है, जी क्योंकि हमने मिट्टी खराब कर दी है, पानी की सुलभता नहीं है, फिर हम जो उत्पादित कर लेते हैं उसका विनिमय ठीक से नहीं है, उसमें भी बहुत सारा झंझट है। बीच में दलाल लोग हैं, गुंडे हैं, अपराधी हैं, सब बहुत सारे लोग हैं ना जो किसानों का शोषण करते हैं, सब श्रमशील समाज। तो बहुत सारा जो है उसमें परेशानी है, झंझट है। वही तो श्रम है जिसको अपन श्रम कह रहे हैं। जी भैया जी। तो जो जिसको अपन सार्थक श्रम कह रहे हैं, सार्थक श्रम क्या है? उत्पादन में जो श्रम लगता है वही सार्थक श्रम है, यानी जिसमें उपयोगिता और सुंदरता मूल्य को प्राकृतिक ऐश्वर्य पे नियोजित करने के अर्थ में जो श्रम लगता है, जो निपुणता कौशलता पांडित्य के रूप में ही है ना, वो सार्थक श्रम है। तो उसमें जो है ना जागृत परंपरा में उसमें श्रम का विश्राम है, मतलब ये सहजता से हो जाएगा, इसलिए कोई झंझट नहीं है। अभी हर जगह पे झंझट है। अभी मान लीजिए आपके पास जमीन है तो आप श्रम नहीं कर सकते, आपके पास पैसा है तो आपके पास अच्छा बीज नहीं है ना, अच्छा बीज भी हो गया है तो आप पास लेबर नहीं है, लेबर भी हो गई, आपने कुछ उत्पादन कर लिया तो बाजार में कैसे बेचेंगे उसका समस्या है, आदि आदि बहुत सारी झंझटें हर जगह। फिर आपने जो उत्पादित कर लिया है उससे ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको उसका भंडारण करना है, भंडारण करना है, फिर एक समस्या है। फिर कानूनों से बचना है, क्योंकि सरकार भी कहेगी कि भंडारण नहीं कर सकते, तो सब चालाकियां करना है, वो सब करना है। और ऐसा करते करते जो अपने अंदर की जो संवेदनशीलता उसको मारना है ना। शोषण और अपराध करना है तो संवेदनशीलता भी खत्म होती है ना, मर जाती है संवेदनशील, आदमी यांत्रिक हो जाता है। ठीक है कुछ। बहुत बढ़िया भैया, हम्म। बहुत ही बढ़िया। मतलब जो रियल जो श्रम है वो उपयोगिता और कला मूल्य को स्थापित करना है, लेकिन उसके अलावा जो आज की परंपरा में जो सब जुड़ गया है हम्म। वो जागृत परंपरा जब तक नहीं होगी तब तक वो विश्राम की स्थिति शायद नहीं है। जी 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 देखिए क्या होता है, जैसे हमको कोई काम आता है ना तो हमको उसमें श्रम नहीं लगता है, जब काम नहीं आता तो श्रम लगता है। जैसे मान लो आपको गाड़ी सुधारना आती है तो आपको उसमें श्रम नहीं लगता, आप सहजता से कर लेते हैं ना। और गाड़ी सुधारना नहीं आती, वो गाड़ी बिगड़ जाए और फिर आप अपना सुधारने का उसमें प्रयास करें तो उसमें थक जाते हैं, ज्यादातर ठीक होती भी नहीं है ना। जी कभी कोई धोखे से हो जाती है, फिर भी उसमें बहुत श्रम लगता है, मानसिक श्रम, थक जाते, थकान आ जाती। और यदि आपको कोई काम आता है तो नहीं होती है। इसी तरीके से जैसे मान लो घर में खाना बनाते हैं ना, तो यदि संबंध निर्वाह के अर्थ में खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में श्रम नहीं लगता है ना। यदि संबंध निर्वाह के अर्थ में नहीं है तो खाना बनाने में श्रम लगता है। और संबंध निर्वाह के अर्थ में यदि खाना हम बनाते हैं, खिलाते हैं तो उसका सुख मिलता है। संबंध नहीं है तो खाना बनाना भी श्रम है और खिलाना भी दुख है ना। वो रोजमर्रा के जीवन में हम लोग देख ही सकते हैं। तो इसलिए जो वांछित वस्तु है वो उपलब्ध नहीं हो रही है अभी जिस विधि से हम लोग जी रहे हैं ना।
उसी को यहाँ पे बाबा जी ने लिखा था। उत्पादन का सुगमता पूर्वक वांछित वस्तु सेवा में परिवर्तित होना ही विनिमय की चरितार्थ होता है। वांछित वस्तु का मतलब समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्थित रहना या सुख, शांति, संतोष, आनंद है आदि। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। आगे बढ़े फिर थोड़ा। जी भैया। तो अध्याय 16 है विनिमय क्रिया जागृत मानव परंपरा में अनिवार्य प्रक्रिया है। लिखा है उत्पादन को दूसरी वस्तु या सेवा में बदलने के लिए अपनाई गई सुगम पद्धति ही विनिमय है। तो जो उत्पादन है, उत्पादन को दूसरी वस्तु और सेवा में बदलना है ना। तो जैसे मान लीजिए किसी ने उत्पादन किया और उसको दूसरी वस्तु की आवश्यकता है, तो अपना उत्पादन उसको देके उसके बदले में दूसरी वस्तु ले ले, या सेवा में बदल ले, है ना, उसके बदले में सेवा ले ले, जो भी सेवाएं। इसी को विनिमय कह रहे हैं, जिसकी सफलता के लिए प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक आवश्यक वस्तु सहज सुलभ होने के लिए केंद्रों का होना आवश्यक है। अब ये कैसे संभव है? तो कह रहे हैं कि जैसे एक गांव में यदि एक कोष है ना, विनिमय कोष जिसको कहते हैं, तो जहां पर सभी लोगों ने जो भी उत्पादन किया है, जो उनके पास आवश्यकता से अधिक है, अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक जो भी उत्पादन है, वो वहां पहुंच के इकट्ठा हो गया केंद्र में, और वहां से उसका विनिमय हो गया। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आवश्यक वस्तु का सहज सुलभ होने के लिए केंद्रों का होना आवश्यक है। उत्पादन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही उसके सहायक तत्व संरक्षण भी महत्वपूर्ण है। संरक्षण के अभाव में, सत्संगतावश साधनों के अभाव में, उत्पादन सामग्रियों की असंपूर्णतावश और शिक्षा के अभाव में, अक्षमतावश, विनिमय के अभाव में दूसरी वस्तु व सेवा में परिवर्तित होने के विघ्न वश उत्पादन में क्षति होती है। तो कैसे कैसे होती है? तो यदि संरक्षण के अभाव में सशंकतावश, है ना, यदि मान लो हम कोई ऐसा उत्पादन करते हैं जिसका हम संरक्षण नहीं कर सकते हैं, उस स्थिति में हमको शंका बनी रहती है। जैसे मान लो कोई दूध का उत्पादन करता है और दूध का यदि संरक्षण नहीं कर पाएगा तो दूध खराब हो जाएगा, उसकी सशंकता बनी थी। या कोई सब्जी का उत्पादन करता है और सब्जी सही समय पे कंज्यूम नहीं हुई तो वो खराब, तो सशंकता है। इस साधनों के अभाव में उत्पादन सामग्रियों की असंपूर्णता वश भी होता है। मान लीजिए कि आपका साधन की कमी है, तो जितनी मात्रा में उत्पादन करना है वो नहीं होता है। फिर यदि उत्पादन की शिक्षा नहीं है, यानी निपुणता, कुशलता नहीं है, कम होता है, जिसको अपन कह रहे हैं शिक्षा के अभाव में अक्षमतावश। फिर विनिमय के अभाव में दूसरी वस्तु और सेवा में परिवर्तित होने में विघ्न के रूप में होता है। अब मान लीजिए कि आपने कोई चीज दो तीन चार पांच चीजें पैदा कर ली और आपकी आवश्यकता 15 चीजों की है और विनिमय नहीं है, उस स्थिति में भी फिर आपको ये लगेगा कि हम इतना सारा क्यों उत्पादन कर रहे हैं। तो विनिमय के अभाव में दूसरी वस्तु या सेवा में परिवर्तित होने के विघ्नवश उत्पादन में क्षति होती है। इन सब कारणों से उत्पादन में क्षति होती है। व्यवस्था का प्रत्यक्ष रूप में से उत्पादन एवं उसके सहायक तत्वों को सर्वसुलभ बनाना है। तो विधि का शुद्ध रूप ही सामाजिक मूल्य यथा जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, वशिष्ठ मूल्यों का संरक्षण व संवर्धन। ऐसी शुद्ध व्यवस्था के अंगभूत श्रम नियोजन एवं श्रम विनिमय पद्धति के द्वारा सफल होने की संपूर्ण संभावना है, क्योंकि प्रत्येक मानव शोषण के विरुद्ध है, प्रत्येक मानव न्याय का याचक है, प्रत्येक मानव सही करना चाहता है, प्रत्येक मानव भौतिक समृद्धि एवं बौद्धिक समाधान से संपन्न होना चाहता है।
साथ ही प्रत्येक वस्तु में निश्चित श्रम नियोजन होता है। साथ ही प्रत्येक वस्तु में निश्चित श्रम नियोजन होता है। प्रत्येक वस्तु का किसी एक वस्तु की अपेक्षा में श्रम मूल्य निर्धारण उपयोगिता मूल्य के आधार पर होता है। कोई भी वस्तु की जो उपयोगिता मूल्य है ना, तो वो श्रम मूल्य के निर्धारण के आधार पे उपयोगिता मूल्य के श्रम मूल्य का जो निर्धारण है वो उपयोगिता मूल्य के आधार पर होता है। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक स्थान पर सर्वसुलभ बना देना सहज है। इस विधि से प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक स्थान पे सर्वसुलभ बना देना सहज है, ऐसा लिखो। तो विनिमय के साथ जो है विनिमय कोष की भी आवश्यकता है, जिसको बाबा जी ने यहाँ एक केंद्र के रूप में बोला है ना। एक केंद्र हो जहाँ सबका उत्पादन जो है वो इकट्ठा हो जाए और फिर वो विनिमय प्रणाली उसमें बन जाए। दूसरा, इसमें उत्पादन में जो क्षति होती है उनके कारणों को बताया है। एक संरक्षण का अभाव, साधनों का अभाव, शिक्षा का अभाव, विनिमय का अभाव, इनके अभाव बस जो है उत्पादन में क्षति होती है। फिर ये कहा कि इन सभी व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप में उत्पादन और उसके सहायक तत्वों को सर्वसुलभ बनाना है, उसी को व्यवस्था कह रहे हैं। तो केवल उत्पादन कर लेना व्यवस्था नहीं है ना, उसके जो सहायक तत्व हैं उनको सर्वसुलभ बनाना। विधि का शुद्ध रूप सामाजिक मूल्यों का निर्वाह है ना। तो विधि का जो मूल पर्पस है वो जितने भी सामाजिक मूल्य हैं, जीवन मूल्य है, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य है, उनका संरक्षण और संवर्धन करना है। ऐसी शुद्ध व्यवस्था के अंगभूत जो है श्रम नियोजन एवं श्रम विनिमय पद्धति द्वारा सफल होने की संपूर्ण संभावना है, क्योंकि प्रत्येक मानव शोषण के विरुद्ध है, न्याय का याचक है, सही कार्य करना चाहता है, भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान चाहता है। साथ ही प्रत्येक वस्तु में निश्चित श्रम नियोजन होता है। प्रत्येक वस्तु का किसी एक वस्तु की अपेक्षा में श्रम मूल्य का निर्धारण उपयोगिता मूल्य के आधार पर होता है। तो किसी भी वस्तु का को बनाने में जितना श्रम नियोजन होता है और उस वस्तु की जो उपयोगिता होती है उसके आधार पे उसके श्रम मूल्य का निर्धारण होता है। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक स्थान पे सुलभ बना देना सहज है। कह रहे हैं कि सभी को जो आवश्यक की वस्तुएं हैं उनको सर्वसुलभ बना देना बहुत कठिन काम नहीं है, सहज है, ऐसा कह रहे हैं। अभी नहीं हो पा रहा है। अभी देखिए गांव की ढेर सारी जो आवश्यकताएं हैं वो कहाँ से पूरी होती हैं? वो बाहर से पूरी होती हैं। जैसे एक गांव में जो भी उत्पादन होता है और उसकी बहुत सारी जो आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कपड़े की है, साबुन की है और बहुत प्रकार के, यहाँ तक कि गांव के लोग जो हैं टूथपेस्ट भी यूज करते हैं। टूथपेस्ट अपना दांत साफ करने का भी, अपने शरीर को साफ करने का भी इंतजाम गांव में नहीं कर पाते हैं ना, कपड़े का भी इंतजाम नहीं कर पाते। तो यदि आप किसी भी गांव में जाएं तो किराने की दुकान और वहाँ के बाजार का अवलोकन करें तो आप देखेंगे कि 90% से ज्यादा वस्तुएं बाहर से आ रही। उनमें से भी कम से कम 60-70% वस्तुएं वो हैं जो कारपोरेट से आ रही है ना, कारपोरेट से आ रही। तो इसीलिए जो गांव जो है वो उन पे निर्भर हो जाते हैं, जबकि बाबा जी कह रहे हैं कि सर्वसुलभ हो यानी 100 परिवारों के बीच में जो उत्पादन होता है, तो 100 परिवारों के बीच का जो उत्पादन है यदि उसका एक विनिमय कोष है तो उसमें मैक्सिमम आवश्यकताएं जो है ना वो पूरी हो सकती, अधिकतम आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। यदि कोई थोड़ी बहुत बचेंगी तो वो गांव की परस्परता में हो सकती है। यानी 10 गांव के बीच का जो क्लस्टर है
उनके विनिमय कोशों में यदि एक सूत्रता बन जाती है तो सभी प्रकार की आवश्यकताएं मानव की, खासकर जो शरीर से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। और साथ में क्योंकि इन परिवारों में ये विनिमय बना रहता है, आदान प्रदान वस्तु का बना रहता है, उससे व्यवहार निर्वाह भी होता है। उन व्यवहार निर्वाह में मूल्यों की अनुभूति होती है ना। अभी मूल्यों की अनुभूति नहीं है, अभी केवल पैसे के मूल्य की अनुभूति है बस। यदि हमको पैसा मिल गया तो हम खुश हो जाते हैं, पैसा नहीं मिला तो हम सुखी नहीं होते। जैसे कोई किसान अपना उत्पादन करके उसको मंडी में बेचने जाता है ना, कृषि उपज मंडी में, और जब वो लौटता है तो उसके पास उसका पैसा रहता है, तो पैसे का ही सुख रहता है। और कई बार दुख भी रहता है, मान लीजिए कि उसके उत्पादन में पैसा ज्यादा लग गया और बदले में पैसा कम आया तो दुखी भी होता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। यह रेट कम मिला तो उसका एक्सपेक्टेशन था कि उसको इतना रेट मिलना चाहिए, और उसकी जगह मंडी में जो दलाल लोग होते हैं वो दबाव बना के या जो जिसको अपन कह रहे हैं कि करके तो कम रेट में खरीद लेते हैं, तो उससे भी वो दुखी होता है। तो यदि ये विशुद्ध विनिमय पद्धति बनती है तो सारा उत्पादन जो है व्यवहार निर्वाह के लिए है ना, तो इसलिए देने में भी जो है सुख का अनुभव है, और जब हम लेते हैं उसमें भी सुख का अनुभव है, क्योंकि हम संबंध निर्वाह के अर्थ में ही स्वीकार करते हैं ना वस्तुओं। संबंध के रूप में ही स्वीकार होती है वस्तुएं, कोई दूसरा देता है वैसे नहीं स्वीकार होती। जैसे भिक्षा हमको स्वीकार नहीं रहती, क्योंकि भिक्षा देते समय और भिक्षा लेते समय दोनों में संबंध नहीं है, संबंध की स्वीकृति नहीं, ऐसा है। सफलता के लिए मानव ने अशेष प्रयास किए हैं। सफलता चारों आयामों और 10 सोपानी व्यवस्था की एक सूत्रता है, और यह सह अस्तित्व, समाधान एवं समृद्धि को प्रत्यक्ष करती है। यही सर्व मंगल जीवन है जिसके लिए मानव चिर प्रतीक्षारत है और जिसकी संभावना भी सर्वकाल में है। अमानवीय जीवन में ही अपराध की संभावनाएं चारों अवस्थाओं, 5 स्थितियों में द्रष्टव्य हैं। जैसे बाल्य, कौमार और युवा, युवा और प्रौढ़, प्रौढ़ और वृद्धावस्था द्रष्टव्य हैं। इन्हीं अवस्थाओं में विभिन्न कारणवश अपराध प्रवृत्तियों की क्रियाशीलता मानव में पाई जाती है। प्रधानतः शिशु कौमार अवस्था में अपराध की संभावना माता पिता के संरक्षण के बिना नहीं भैया होती। भैया 2 पेज स्किप हो गए। 2 पेज इसके 16 हमने अभी खत्म किया बस। हाँ वो 16, हम इस पे 18 पे चले गए। हाँ 17 में आना था। हाँ हाँ। और 16 में एक इमेज नहीं बन रही भैया मेरी एक सेंटेंस में कि कौन सा बताइए? हाँ। प्रत्येक वस्तु का किसी एक वस्तु की अपेक्षा में श्रम मूल्य निर्धारण उपयोगिता मूल्य के आधार पर होता है। वो एकदम क्लियर नहीं हो रहा है। मतलब ये जो जैसे मान लीजिए उत्पादन करने वाली बहुत सारी वस्तुएं हो गई ना, जैसे खाद्यान्न हो गए, सब्जी हो गए, दूध हो गए, कपड़ा हो गया, आदि आदि, तो प्रत्येक वस्तु हो गई ना। तो किसी एक वस्तु की अपेक्षा में, अभी मान लीजिए मैं केवल जो है गेहूं का उत्पादन करता हूँ ना, तो एक वस्तु की अपेक्षा में सबका मूल्य तय करना पड़ेगा ना। हाँ। तो वो श्रम मूल्य निर्धारण जो है, उसका जो श्रम मूल्य का जो निर्धारण उपयोगिता मूल्य के आधार पर होता है। उसकी जो उपयोगिता है और उसमें जो श्रम लगा हुआ है, इन दोनों के योगफल में ही होता है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उपयोगिता अगर कम है या ज्यादा है और श्रम भी अगर कम है ज्यादा है तो फिर क्या होगा? मानो कि उपयोगिता उसकी उतनी नहीं है लेकिन श्रम ज्यादा लगता है उसमें, जैसे कि केसर की खेती करते हैं
तो उसकी हाँ उपयोगिता इतनी नहीं है, लेकिन श्रम बहुत लगता है। हाँ तो हाँ। फिर क्या तो करें? इसीलिए उसी के आधार पे निर्धारण होगा ना, उसकी उपयोगिता के आधार पे, हम्म। क्योंकि केसर का उत्पादन कम भी होगा ना और हाँ श्रम ज्यादा लगेगा। हाँ। तो केसर का उत्पादन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसकी कोई उपयोगिता मूल्य है। हम्म। तो ऐसा नहीं होगा कि हम 1 किलो गेहूं में 1 किलो केसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। हम्म। तो इसीलिए उपयोगिता के आधार पे, तो जो श्रम नियोजन है, तो मान लीजिए कि हमने 10 घंटे गेहूं में काम किया और 10 घंटे केसर में काम किया, है ना। हाँ। तो और केसर का जो उत्पादन है वो 1 किलो हुआ और गेहूं का उत्पादन 100 किलो हुआ, है ना। हम्म। तो 100 किलो बराबर 1 किलो हो गया ना। हाँ, बस उस वही पूछ आधार रही पे, हाँ, तो उसके आधार पे जो मूल्य निर्धारण प्रक्रिया होगी ना। हूँ। नहीं नहीं, फिर भी है और ना, क्योंकि और केसर की उपयोगिता इतनी उपयोगिता है, नहीं तो लोग कहेंगे आप क्यों केसर की खेती कर रहे हैं। हाँ। लोग ये कहें केसर की उपयोगिता है ना समाज अर्थ में, है ना, औषधि के लिए भी है, आदि आदि, इसी उसमें उसकी उपयोगिता है। तो हम्म। इसीलिए जो उत्पादन है ना वो सभा विधि से निर्धारित होगा। अच्छा। तो जो सभा है ना वो निश्चित करेगी हाँ कौन हाँ किस चीज का हाँ, उत्पादन करेगा, है ना। सही बात। अब उत्पादन में उस आधार पे उत्पादन का मूल्य निर्धारण नहीं होगा कि आपने कितनी मात्रा में उत्पादन किया, है ना, क्योंकि हाँ। कई चीजों में मात्रा के आधार पे नहीं हो सकता, उपयोगिता के आधार पे हो। हम्म। थोड़ा सा परसीव कर पा रहा हूं मैं। आप नहीं नहीं, ठीक रहा। आप तो हाँ, समझ में आया भैया। फिर 17 में अध्याय में आ गए, है ना। भी अपने पास टाइम है 20-25 मिनट, है ना। तो ईश्वर तंत्र पे आधारित जो राजनीति धर्म नीति रहस्य से मुक्त नहीं रही है, से मुक्त नहीं है। मनुष्य रहस्यता में समाधान पूर्ण नहीं है। रहस्यता मानव की अनवरत पीड़ा है, बल्कि मानव आदिकाल से ही रहस्य से मुक्ति चाहता है ना। तो रहस्य उसको पीड़ित करता है, इसीलिए तो उससे मुक्ति चाहता है। पीड़ा मानव का अभीष्ट नहीं है। इसके आधार पर की गई जो स्वर्ग नरक पाप पुण्य की जो व्याख्याएं यथावत रहस्यमय ही बनी रही हैं, जिसका निराकरण अर्थतंत्र पर आधारित राजनीति एवं धर्म नीति है। साथ ही विकास के क्रम में पाए जाने वाले उत्थान व पतन के आधार पर स्वर्ग नरक और पाप पुण्य की व्याख्याएं रहस्य मुक्त होती हैं। तो ये जो स्वर्ग नरक और पाप पुण्य के बारे में भी जो कुछ कहा गया वो भी रहस्य में ही बना रहा है। आज के समय में तो लोग जो धर्माचार लोग हैं वो भी बहुत दबी जबान से ही कहते हैं कि आप नरक में जाओगे या स्वर्ग में जाओगे, है ना। क्योंकि स्वर्ग नरक को लेके जो है बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया कि वो कहाँ है वो जगह। तो वो कह रहे हैं कि इसका जो निराकरण है, ये जो स्वर्ग नरक पाप पुण्य आदि का जो निराकरण है, इसका निराकरण अर्थतंत्र पे आधारित राजनीति और धर्म नीति यानी उपयोगिता नीति और सुरक्षात्मक नीति, इसके आधार पे किया है। साथ ही विकास क्रम में पाए जाने वाले उत्थान पतन के आधार पे स्वर्ग नरक और पाप पुण्य के व्याख्याएं रहस्य मुक्त होती हैं। फिर लिखा है वैज्ञानिक प्रधानतः औद्योगिकीकरण तथा उसके योग्य व्यवस्था के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुआ है। फलतः मानव आर्थिक राजनीति का प्रयोग करने के लिए, इकोनॉमिक जिसको पॉलिटिक्स कहते हैं, आर्थिक राजनीति का प्रयोग करने के लिए बाध्य हुआ है। आर्थिक राजनीति का लाभाकांक्षी और लाभोन्मूलन प्रभेद पद्धति से प्रयोग हुआ है। प्रकारांतर से ये दोनों भय से मुक्त सिद्ध नहीं हुए। यही तीसरे विकल्प को आवाहित कर रहे हैं। यह तीसरा विकल्प केवल धार्मिक, आर्थिक और राजनीति ही है। वो कह रहे हैं कि ये जो आर्थिक राजनीति है उसमें लाभ की आकांक्षा और लाभोन्मूलन प्रभेद पद्धति से प्रयोग हुआ है। मतलब
लाभ के लिए जो उन्मूलन है उस पद्धति से हुआ है, जिसको अपन कहें कि लाभ के आधार पे प्रतिस्पर्धा खड़ी करके, और वो कह रहे हैं कि इस दोनों प्रकार के प्रयोगों से भय बढ़ा है, भय से मुक्ति नहीं हुई। जो तीसरा विकल्प जो बाबा जी सजेस्ट कर रहे हैं वो धार्मिक आर्थिक राजनीति है। संस्था समाज का ही प्रतिरूप है। संस्था की प्रक्रिया का जनाकांक्षा के विरोध में प्रस्तुत होना ही संघर्ष और क्रांति का कारण है। तो जो भी संस्था है, जिसको हम लोग राज्य संस्था बोल रहे हैं आज की भाषा में, तो यदि वो जनाकांक्षा के विरोध में है तो उसमें संघर्ष और कारण होता है। जनाकांक्षा सर्वदा न्याय के पक्षधर ही रही है। संस्था के प्रथम और द्वितीय स्थिति यानी परिवार और वर्ग, संस्था के प्रथम और द्वितीय स्थितियों में परिवार या वर्ग की सीमा में विधि व नीति की प्रतिस्थापना स्थापना होती रही है। प्रत्येक संस्था की विचार रूप में मंगल कामना रही है। जब वह प्रक्रिया पद्धति नीति प्रणाली पूर्वक प्रस्तुत होती है तब जनाकांक्षा संस्थाओं की परस्परता में अव्यवहारिक रह जाती हैं। यही अप्रत्याशित घटनाओं के रूप में प्रकट होती हैं। यही परस्पर विश्वास के तिरोभाव होने का कारण है। फलस्वरूप विरोध का प्रादुर्भाव एक आवश्यकता बनती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो संस्था के प्रथम एवं द्वितीय स्थितियों में परिवार या वर्ग की सीमा में ही विधि और नीति की प्रस्थापना व स्थापना होती है। इससे ज्यादा नहीं हो सकती है ना, क्योंकि जितने दायरे में वो रहेगा उतने दायरे की विधि और नीति रहेगी। जैसे मान लीजिए कि इंडिया की जो पॉलिसी है और जो पाकिस्तान की पॉलिसी, इंडिया की जो पॉलिसी है वो अपनी उस सीमा में रहेगी, भारत की सीमा में। तो प्रत्येक संस्था की विचार रूप में, हालांकि सभी संस्थाओं के विचार रूप में मंगल काम नहीं है। जब यह प्रक्रिया पद्धति नीति प्रणाली प्रस्तुत होती है तब जनाकांक्षा व संस्था की परस्परता में जो अव्यवहारिकताएं रह जाती हैं वही अप्रत्याशित घटनाओं के रूप में प्रकट होती हैं। अप्रत्याशित घटनाओं यानी अव्यवहारिकता का मतलब है कि न्याय का नहीं होना। अप्रत्याशित घटनाओं का मतलब है जो लड़ाई झगड़ा द्रोह विद्रोह का हो जाना, है ना। और यही परस्पर विश्वास के तिरोभाव का कारण बनती है, और इसी के कारण से जो परस्पर विश्वास होता है वो खत्म हो जाता है। फलतः विरोध का प्रादुर्भाव एक आवश्यकता बनती है। इसके दो विकल्प प्रसिद्ध हैं। संस्था का मूल रूपात्मक दर्शन, जिसके आधार पर निर्धारित विधि व्यवस्था का सुदृढ़ न होना अर्थात मानवीयता पर आधारित न होना, और दूसरा है संस्था की कार्य सीमा में पाई जाने वाली जनजाति में संस्कृति सभ्यता का आधार मानवीय ना होना। मुझे लग रहा है दो विकल्प प्रसिद्ध हैं, इसकी जगह दो कारण लिखना चाहिए, है ना। संस्था का मूल रूपात्मक दर्शन, जिसके आधार पर निर्धारित विधि व व्यवस्था का सुदृढ़ न होना अर्थात मानवीयता पर आधारित न होना, और दूसरा है संस्था की कार्यसीमा में पाई जाने वाली जनजाति में संस्कृति सभ्यता का आधार मानवीयता पूर्ण न होना। यानी जो सभ्यता संस्कृति है वो समुदाय सीमा के आधार पर होना, और जो विधि व्यवस्था है उसका भी मानवीय नहीं होना, यानी सार्वभौमिक नहीं होना। संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षणार्थ ही विधि और व्यवस्था की स्थापना है। सभ्यता संस्कृति में से के लिए ही सामाजिकता है। सामाजिकता के लिए ही उत्पादन वितरण उपयोग सदुपयोग का होना आवश्यक है। इसी कारणवश विधि व व्यवस्था का ध्रुवीकरण और उसकी अक्षुण्णता सर्व स्वीकार है। यह मानवीयता पूर्वक सफल और अमानवीयता में असफल होता है। फिर है अर्थ संस्कृति में संस्कृति सभ्यता में चरितार्थ होती है।
अर्थव्यवस्था से और सभ्यता विधि से संबद्ध है। यही संबद्धता उनकी अन्योन्याश्रयता को सिद्ध करती है। इसकी अक्षुण्णता मानवीयता में सफल तथा अमानवीयता में असफल होती है। असफलता ही वर्ग संघर्ष, समर, पराभव, भय और आतंक है। अर्थ संस्कृति में, संस्कृति सभ्यता में चरितार्थ होती है। अर्थव्यवस्था से और सभ्यता विधि से संबद्ध है। यहाँ पर अर्थ शब्द का मतलब क्या होना चाहिए? हाँ? अर्थ संस्कृति में, संस्कृति सभ्यता में चरितार्थ होती। अर्थ का अर्थव्यवस्था मतलब धन से है। हाँ, लेकिन अर्थ संस्कृति में इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा मुझे समझना पड़ेगा। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इसको दोबारा पढ़ते हैं ना। फिर लिखा है कि सामाजिकता औपचारिक तथ्य नहीं है, अपितु जागृति पूर्वक जीने की शैली है। वह केवल वास्तविकता पर आधारित क्रियाकलाप है। वास्तविकता ही नियति क्रम ही विकास, विकास ही अभ्युदय, अभ्युदय ही व्यवहारिकता, व्यवहारिकता ही सामाजिकता। व्यवहार संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था का योगफल है। मानव जीवन का आद्यांत कार्यक्रम इसी चतुर्दिशा में वैभव है। चतुर्दिक वैभव भी बोला इसको। विधि अनुभव को, संस्कृति विचार को, सभ्यता व्यवहार को और व्यवस्था उत्पादन विनिमय सहित पांचों आयाम को स्पष्ट करती है। यह प्रमाण सिद्ध है। यही मूल्य त्रय प्रकट होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर मुझे लगता है अर्थ का मतलब है जो मानव के जीने का अर्थ है ना, उस अर्थ में। भैया एक अर्थ और मुझे समझ में आ रहा है, तन मन धन के सदुपयोग की समझ को अर्थ कह सकते हैं यहाँ पे। तो वो फिर बैठता है कि संस्कृति का मतलब सामूहिकता में जो समझ है उसको संस्कृति कहेंगे। तो तन मन धन के सदुपयोग की समझ यदि अर्थ है तो वो संस्कृति ही है। वैसे इसमें लिखा अर्थ संस्कृति में, संस्कृति सभ्यता में चरितार्थ होती है। फाल्गुनी बहन बताइए, आपको क्या लग रहा है? हाँ भैया, मैंने भी सोचा था इसमें, तो मुझे भी यही लगा था कि जैसे कि सदुपयोग की करते हैं जब भी, तो जैसे कि किसी वस्तु का सदुपयोग करते हैं, वैसे ही हम तन मन धन का जो सदुपयोग होता है ना, उसकी समझ, जैसे कि जीवन, मतलब कि जीवन अमरत्व के साथ है। हाँ। और सारी प्रकृति शाश्वत है, मतलब कि उसका रचना और विरचना है ही। तो जैसे कि शरीर, जैसे कि हमारा जीवन तो अमर है, लेकिन शरीर का जो काल है वो निश्चित है। तो उसको फिर शरीर का कैसे हम इतना ऐसे सदुपयोग करें कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठ जाए, मतलब कि बाकी प्रकृति के साथ। तो शरीर के सदुपयोग को इस तरह से नियोजित करना है कि हमारा जीवन अमर है लेकिन शरीर शाश्वत है। मैंने ऐसा कुछ सोचा था। तो वो संस्कृति में, मतलब कि सबके विचार में, जागृत परंपरा में सबके विचार में यही रहेगा कि इस आयु काल में कैसे अपने तन मन धन को सदुपयोग करें, क्योंकि वो तो रचना विरचना के रूप में ही है, स्थायी नहीं है। हाँ। इस तरह से ठीक है। तो स्पष्ट हो रहा है फिर उस जो आपने बताया उसमें? ये जो आपने बोला ना वो ज्यादा ठीक बैठ रहा है कि वो होने के रूप में जो आपने कहा ना कि वो अर्थव्यवस्था से और सभ्यता विधि से संबंध है।
तो अपने जैसे वो 4 आयाम थे और वो 5 स्थितियां थी, तो उसके अंदर में ये चौथा आयाम जो व्यवसाय वाला है, जो कर्म हाँ उत्पादन वाला आयाम है ना, उसके अंदर में हाँ ये अर्थव्यवस्था जीने के अर्थ में है ये। और वो सभ्यता जो है वो सह अस्तित्व के रूप के अंदर में वो विधि के रूप में है। मतलब कि हम अगर हम उस तरीके से चलेंगे तो फिर ये होने के रूप में चरितार्थ होगा, सभ्यता सबलता का होगा। मतलब होता है जिम्मेदारियों को वहन करना, है ना। हाँ, जिनमें वो तभी हो पाए। संस्कृति का मतलब है संस्कृति का मतलब है शिक्षा संस्कार संपन्न होना। हम्म। तो शिक्षा संस्कार से संपन्न होने से ही सभ्यता आती है ना। तो जी जी। इसलिए संस्कृति सभ्यता में चरितार्थ होती है। हाँ फिर लिखा है अर्थव्यवस्था से और सभ्यता विधि से संबद्ध है जी। हाँ ना। तो विधि का मतलब ही है जिसको अपन ने देखा, जो आप कह हाँ, रहे थे। वही वही जो आपने भी यही बोला था कि वो मतलब कि हम्म। जो मतलब कि समझ रूप के अंदर में जो विधि है, और वो विधि जो है सहअस्तित्व के रूप में जो विधि है, वो इसको जो है वो इसको चरितार्थ। यदि अपन 10 सोपानी व्यवस्था में देखें, हम्म। तो 10 सोपानी व्यवस्था में अर्थ जो है वो व्यवस्था से है, अर्थव्यवस्था हाँ से संबद्ध है। मतलब जो आवश्यकता से अधिक जो उत्पादन है या तन मन धन है ना, तन मन धन रूपी अर्थ, है ना, जब व्यवस्था से संबद्ध होता है ना, अर्थ व्यवस्था हाँ से संबद्ध है, तो तन मन धन रूपी अर्थ जब व्यवस्था के अर्थ में, है ना, नियोजित होता है या संबद्ध होता है ना, जुड़ता है, तभी वो जो है ना शिक्षा संस्कार के रूप में संस्कृति बनता है व्यवस्था के अंदर, है ना। और फिर जब वो संस्कृति आती है तभी वो जिसको कह रहे हैं संबंध निर्वाह के अर्थ में जिम्मेदारियों को स्वीकारना, है ना, और कर्तव्य दायित्व को स्वीकार करना, वहन करना, है ना, उनका निर्वाह करना, है ना, कर्तव्य दायित्व का निर्वाह, उस रूप में सभ्यता की चरितार्थता है। तो इसीलिए लिखा है कि वो तभी जो जिम्मेदारी कर्तव्य दायित्व का वहन किस रूप में होगा, तो वो विधि से संबद्ध होने से ही होगा। यदि सभ्यता का विधि से संबद्ध होती तभी ये हो पाता है। जी। भैया की आवाज चली गई तब तक कट गया। सामाजिकता औपचारिक तथ्य नहीं है, अपितु जागृत पूर्वक जीने की शैली है। अभी लोग सामाजिकता को औपचारिकता मान लेते हैं ना। तो बाबा जी कह रहे हैं कि वो औपचारिक तथ्य नहीं है, बल्कि जागृति पूर्वक जीने की शैली है। वह केवल वास्तविकता पर आधारित क्रियाकलाप है। वास्तविकता ही नियति क्रम ही विकास ही अभ्युदय, अभ्युदय ही व्यवहारिकता, व्यवहारिकता ही सामाजिकता है ना। तो नियति क्रम ही विकास ही अभ्युदय, और अभ्युदय ही व्यवहारिकता। अभ्युदय का मतलब है सर्वतोमुखी समाधान संपन्न होना, है ना, अभ्युदय है। अभ्युदय से व्यवहारिकता है, व्यवहारिकता है ना सभ्यता जिसको हम लोग कह रहे हैं। व्यवहारिकता ही सामाजिकता है जिसको व्यवस्था कह रहे हैं। तो व्यवहार संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था का योगफल है। मानव जीवन का आद्यांत कार्यक्रम इसी चतुर्दिशा में वैभव है। विधि अनुभव को और संस्कृति विचार को, सभ्यता व्यवहार को, और व्यवस्था उत्पादन विनिमय सहित पांचों आयाम को स्पष्ट करती है। वो जो 4 आयाम वाला जो चार्ट है ना, तो इसीलिए मैंने वो अनुभव के नीचे विधि लिखा है ना। जो अनुभव आयाम है उसमें नीचे विधि लिखा है ना, क्योंकि सहस्थिति विधि है। और जो विचार आयाम है उसके नीचे संस्कृति लिखा है, और जो व्यवहार आयाम है उसके नीचे सभ्यता लिखा है।
क्योंकि इसमें भी लिखा है कि सभ्यता व्यवहार को व्यवस्था व्यवसाय आयाम के नीचे जो है ये उत्पादन विनिमय व्यवस्था को लिखा है ना, व्यवस्था को व्यवसाय आयाम में लिखा है। तो इस तरीके से ये जो चारों आयाम में ये चारों चीजें हैं, है ना, विधि, संस्कृति, सभ्यता, व्यवस्था, इसी के योगफल, इसी सबको मिला के ही कह रहे हैं जो व्यवहार है या सामाजिकता का व्यवहार है, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। और सहित पांचों आयाम को स्पष्ट करती है। पांचों आयाम यहाँ क्या हो गए? पांचों आयाम का मतलब है जो पांचों व्यवस्थात्मक कार्यक्रम है उनको यहाँ पांचों आयाम कहते हैं। यानी जो शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन, विनिमय, स्वास्थ्य, संयम आदि, उनको स्पष्ट करती है, प्रमाण सिद्ध है, यही मूल्य त्रय को प्रकट करता है। मूल्य त्रय का मतलब क्या हुआ? मूल्य त्रय यानी क्या हुआ? जीवन मूल्य, मानव मूल्य और स्थापित मूल्य। स्थापित मूल्य, जीवन मूल्य, मानव मूल्य, ठीक है। और इसमें कुछ और, इस वाले पूरे अध्याय में कुछ और डिस्कशन करना। सोलह 17 में बताइए कुछ। हाँ जी, सुनील भाई। हाँ भैया। कुछ है इसमें कोई मुद्दा? अजीत सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? पाठक जी, ये जो लिखा है सामाजिकता औपचारिक तथ्य नहीं है, हाँ, तो औपचारिक तथ्य और क्या क्या होते हैं? औपचारिक तथ्य है जिसमें मूल्य निर्वाह ना हो, मतलब क्या उस रूप में, मतलब वो जीने की शैली है, फॉर्मेलिटी जिसको कहते हैं ना, उस अर्थ में। हाँ, तो फॉर्मेलिटीज क्या क्या होती है फिर इसका मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ। आप बताओ क्या होती है, आप भी तो समझते हो ना। ये बिल्कुल नया शब्द है ना, क्यों? औपचारिकता। जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई आता है ना, तो संबंध निर्वाह एक होता है, हम उसके साथ संबंध का निर्वाह करते हैं ना, और एक होता है फॉर्मेलिटी कर देते हैं, औपचारिकताएं कर देते हैं, बैठने का पूछ लिया, वो वहां करते हैं जहाँ जो चीज हमारे पास जहाँ संबंध नहीं होता, संबंध नहीं होता है या संबंध को निभाने की योग्यता नहीं होती है, तो हम फेनिंग करते हैं, मतलब हाँ बस हाँ, है ना, उसी को कह रहे हैं, कोई औपचारिक तथ्य नहीं है। सही, मुझे तो ऐसे ही समझ में आ रहा है। और आप बताइए, और किसी को कुछ बोलना? फाल्गुनी बहन बताइए, क्या आपको समझ में, या मीनू भाई नहीं है ना आज? क्या मीनू भाई? संदीप भाई, आपको क्या समझ में आ रहा है? दिनेश भाई? मीनू भाई यहाँ अपने हैं, अहमदाबाद ही रहते हैं क्या मीनू भाई? सूरत रहते हैं, सूरत।
अच्छा अच्छा अभी लॉकडाउन में वो गांव में थे। अच्छा। अभी उनके लाल- पास एक और अपने मित्र आते थे जो जिनके पाँव में डिफेक्ट था, उनका क्या नाम था पाटिल जी? पाँव में डिफेक्ट। भाई के साथ ही रहते थे, वो एक डंडा सा रखते थे और उनके पैर में मतलब दूसरे चलने वीनू भाई भैया। अच्छा वो वीनू भाई, हाँ वो दूसरे वीनू भाई। वो वीनू भाई 4-5 हैं वहां पे। अच्छा वो सूरत में 5 वीनू भाई हैं। अच्छा अच्छा एक जो आते थे जिनके पैर, वो वीनू भाई मांडविया है। हाँ तो ऐसे वो अलग हैं। वो भी बीच बीच में कभी कभी अध्ययन में रहते हैं, कभी ज्यादा नहीं रहते हैं उधर। अच्छा। आपने आपका जो ओपनिंग सेशन था वहां पे उसमें आए हुए थे 1 हफ्ते तक, हाँ हाँ मैं भी गया हुआ था आपके पास। मुझे लगता है कि टाइटल से रिलेटेड है, बाकी मतलब सीधा रिलेटेड है। बाकी वैज्ञानिक युग और संस्था के बारे में ही पूरी चर्चा है, फिर बाद में साहित्य। एक्चुअली ये जो जिसको हम लोग अभी राजनीतिक व्यवस्थाएं बोलते हैं ना, वो भी ईश्वर तंत्र से ही आई है निकल के। जिसको हम लोग अभी स्टेट नेशन कह रहे हैं ना, वो भी राजतंत्र जो था वो भी ईश्वर तंत्र से ही आया। इसलिए ईश्वर की जगह पे राजा को बिठा दिया था, और इसीलिए राजा राजा की गलतियों पे कोई उंगली नहीं रख सकता, उसके निर्णय को चुनौती नहीं दे सकता। राजा जो करे तो सही है, ऐसा था। इसीलिए संस्था को लेकर के काफी चर्चा है इस तो राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि भी बोला गया है। ये बात पश्चिम में भी बोली गई। पश्चिम में प्लेटो ने ये कहा कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। इस रूप में राजा, तो जैसे ईश्वर गलती नहीं करता वैसे राजा गलती नहीं करता। तो यदि वो कुछ गलती भी करता है तो वो सही ही है, ऐसा। इसीलिए उसकी सोवरेंटी को रखा गया। फिर अभी जो ये प्रजातंत्र आया है, इसमें राजा को जिम्मेदार माना गया, मतलब एक स्थिति में उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, ऐसा। जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं ना, तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का इम्पीचमेंट हो सकता है। और अभी जैसे प्रधानमंत्री को जो है वो लोकपाल के दायरे में लेके आ रहे हैं, वैसे ही राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट का था, तो उनको किया जा सकता था। लेकिन राजतंत्र में राजा का नहीं कर सकते थे। कहीं कहीं पे वो क्या नाम से धर्म सत्ताएं प्रभावशाली थी, तब वो राजा को दंडित करने का अधिकार उनके पास था, धर्म सत्ताओं के पास। जब धर्म सत्ताएं राज संस्था से ऊपर होती थी। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से क्या हुआ कि धर्म सत्ताओं का जो ताकत थी वो खत्म हो गई, क्योंकि उनसे सभी अधिकार ले लिए। उनसे शिक्षा का अधिकार ले लिया, चिकित्सा का अधिकार ले लिया, प्रॉपर्टी राइट ले लिया, है ना। और जो न्याय का अधिकार था वो भी धर्म सत्ता के पास था, वो भी धर्म सत्ता से राज सत्ता ने अपने हाथ में ले लिया। तो इस तरीके से धर्म सत्ता जो है वो केवल आस्था उपासना के लिए रह गई। और दूसरी बात था कि राज्य सत्ता को जो पैसा, जो हथियार वथियार चाहिए, संसाधन चाहिए, वो विज्ञान संस्था से मिलने लगे। तो पहले जो है धर्म सत्ताएं थोड़ा बहुत करती थी, तो इसलिए जो धार्मिक आचार लोग हैं वो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते थे राजाओं को, राजाओं के बच्चों को सिखाते थे, है ना। तो अभी वो सब साइंटिस्ट लोग करते हैं, इसलिए उनका वर्चस्व बढ़ता चला गया। फिर वैज्ञानिकों ने राजा राजा ईश्वर परस्त हो गया और वैज्ञानिक उसका सहयोगी हो गया राजा का, इस तरह से। हाँ ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने औद्योगिकीकरण को सपोर्ट किया, और फिर धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आई कि
पूरा व्यापार का नियंत्रण जो है वैज्ञानिक संस्थाओं के हाथ में आ गया है। उसी से एक कारपोरेट बने, जो जिसको अपन कह रहे हैं, जो वाणिज्य कारपोरेट का जो नियंत्रण है वो वैज्ञानिक संस्थाओं के हाथ में। और फिर वैज्ञानिक मतलब इन कारपोरेट के नियंत्रण में राज्य आ गए। जैसे अमेरिका जो है ना वो कारपोरेट चलाता है, मूल रूप से कारपोरेट चलाता है। अभी दुनिया के बहुत सारे देशों को कारपोरेट या बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं वो चलाते हैं। वो बड़े बिजनेस हाउसेस कोई ना कोई वैज्ञानिक वस्तु को बेचते हैं ना, जो जिसको हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, उसी को बेचते हैं, उसी से पैसा बनाते हैं। पहले धर्म जितना बिकता था उससे कई लाख गुना ज्यादा विज्ञान बिकता है। ठीक है, बढ़िया रहा भैया। और कोई मुद्दा बताइए। है मैं बताऊं, ये जो किताब थी ना, जब पहले जो आई थी पुरानी वाली जो किताब थी, उसमें टाइटल नहीं थे, टाइटल नहीं लिखे। तो अगला अध्याय शुरू होता था जहां बाबा जी इसलिए लगा के समाप्त करते थे। तो इसलिए अगर आप पुराना वाला जो देखेंगे ना, तो जहां हर चैप्टर खत्म होता है उसके बाद लिखा हुआ इसलिए, क्योंकि उस इसलिए से उनका अगला चैप्टर शुरू होता था, ऐसा था। और ये जो टाइटल है ना, ये टाइटल वस्तुतः टाइटल नहीं है, ये पहला वाक्य है। जो पहला वाक्य है ना, जैसे ये लिखा ना, विनिमय क्रिया जागृत मानव परंपरा में अनिवार्य प्रक्रिया है, ये पहला सेंटेंस है। और इसी के अगला सेंटेंस है, उत्पादन को दूसरी वस्तु व सेवा में बदलने के लिए अपनाई गई सुगम पद्धति विनिमय है ना, ऐसा। तो ये एक्चुअली टाइटल है ही नहीं, बाद में लोगों ने कहा कि टाइटल होना चाहिए। पंक्ति को, हाँ, तो उन्होंने पहली पंक्ति को लोगों ने टाइटल बना ली। जैसे 18वां अध्याय है ना, प्रत्येक मानव इकाई भ्रम भय रहस्य मुक्ति के लिए प्रयासरत है। इसी का अगला ही सेंटेंस है, कंटिन्यूएशन में, संदिग्धता सशंका व विरोध ही भय है ना, समाधान के विपरीत में विरोध है। मानव के जीवन के कार्यक्रम को मानवीयता में स्पष्ट करने की क्षमता का अभाव ही संदिग्धता रहस्यता सशंकता एवं भय है। यहाँ पे आके वो जो पहला सेंटेंस है वो पूरा हो गया है ना, जिसको अपन कहते हैं एक पैराग्राफ पूरा हो। ये बहुत बड़ी सुविधा आपने कर दी भैया, नहीं तो मैं यही सोचता था ये जो हेडिंग है वो सेंट्रल व्यू है पूरे खंड का, उस तरीके से देखता था तो देखता था कि पैराग्राफ, बाकी पैराग्राफ दूसरी तरफ बात कर रहे हैं, ऐसा लगता नहीं, ऐसा नहीं। तो ये जो एक्चुअली अध्याय अपन को बोलना भी नहीं चाहिए, तो कंटिन्यूएशन में है, तो इसको अपन कहें ये एक बिंदु है, 17 में एक बिंदु है, उसी बिंदु के अगला बिंदु ये है ना, ऐसा, जिसमें ये जो पूरी बात कही जा रही है। तो ये कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई दिखेंगी फिर आपको, कि यहाँ पर विनिमय की बात की, विनिमय से पहले जो है लाभ की बात करी, उससे पहले जो है वो ये अखंड समाज को डिफाइन करते चले आ रहे हैं। तो सब चीजें एक के बाद एक कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए आगे बढ़ता जाता है। एक चीज भैया और मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे मानव व्यवहार दर्शन में 18 अध्याय हैं, जैसे गीता में 18 अध्याय हैं, हाँ, और 18 के ही या 9 के ही मल्टीपल में है। जैसे अनुभव दर्शन अभी खत्म हुआ है, उसमें 9 अध्याय हैं, इसमें 54 है, 18 या 54। तो क्या ऐसा एक संयोग है या जानबूझ के ऐसा रखा गया? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ के तो नहीं किया होगा, संयोग बस ही हो गया होगा। लेकिन बाबा जी ने जो ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र बहुत छोटा सा है ना, और उसमें ब्रह्म की बात है। तो बाबा जी ने जो अनुभव दर्शन लिखा है उसमें ब्रह्म सूत्र से संबंधित मुद्दे को ही को
का ही स्पष्टीकरण दिया है। और जो मानव व्यवहार दर्शन है उसमें श्रीमद् भगवत गीता में जितने मुद्दे आए हैं ना, जैसे उसमें कर्म है, पुनर्जन्म है, ईश्वर है, आत्मा है, ये सब मुद्दे हैं ना उसमें। जी जी। तो उन्हीं मुद्दों को लेकर उन्होंने ये जो व्यवहार दर्शन लिखा है। जो मुद्दे वहां चर्चा में थे, तो सह-अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से उस भाषा का, उन मुद्दों का क्या अर्थ होता है, वो उन्होंने मानव व्यवहार दर्शन है उसको लिखा। तो मतलब ब्रह्म सूत्र को लेकर के नजर में रख के अनुभव दर्शन और गीता को रख के मानव व्यवहार दर्शन, ऐसा बाबा ने लिखा है। हाँ, और बाकी ये दोनों दर्शन जो अभ्यास दर्शन, बाकी जो कर्म दर्शन जो था वो बेसिकली कर्म दर्शन जो है ना, कर्म और उपासना के अर्थ में लिखा। तो इसलिए पहला अध्याय उसका कर्म है, दूसरा उपासना है। और जो जिसको अपन कह रहे हैं तीसरा जो अध्याय है ना कर्म दर्शन का, जिसको सह-अस्तित्ववादी विज्ञान कह रहे हैं, तो सह-अस्तित्ववादी विज्ञान भी उपासना, यानी जो सह-अस्तित्ववादी विज्ञान का जो अभ्यास वाला पक्ष है उसके अर्थ में है। वो विज्ञान के बिंदुओं को स्पष्ट करने के अर्थ में नहीं है। ये जो विज्ञान, जो व्यवसाय में विज्ञान का प्रयोग होता है ना, उसमें जिन जिन पक्षों को सह-अस्तित्ववादी व्यवसाय व्यवस्था में उपयोग करते हैं, जिस भाषा का उपयोग करते हैं, उसको उन्होंने स्पष्ट किया सह-अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से। तो इसलिए वो कर्म दर्शन में जो उसका उपयोग हुआ है ना, वो इसी अर्थ में आया है। और विशेष रूप से 10 सोपानी व्यवस्था में उसका जो प्रयोग होता है उसके अर्थ में है। फिर इसके बाद जो वहां पे उपासना पद्धतियों के बारे में बताया, उसका स्पष्टीकरण दिया है। यानी और फिर जो प्रचलन में रहा है, जैसे कूटस्थ उपासनाएं थी है ना, और आत्मस्थ उपासनाएं थी, तो उनके क्या मीनिंग हो सकते हैं मध्य दर्शन की भाषा में, उसको उन्होंने स्पष्ट किया है। फिर जो प्रतिपादित किया है कि भाई इस विधि से जो हम कैसे सह-अस्तित्ववादी आचरण को, व्यवहार को, व्यवस्था को जी पाएंगे, उसके लिए फिर अभ्यास दर्शन। एक क्लैरिटी मिल गई दर्शनों को लेकर जो थोड़ी बहुत। हाँ, ठीक है, समय हो गया है, कल मिलते हैं। जी भैया। ठीक है भैया। हाँ, 10-10 हो गया है।